दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये बहुत ही ख़ास स्टोरी है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से और पूरा सुनिएगा। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, जिनसे हम खुद भी वाकिफ़ नहीं होते। लेकिन जब हमें इन घटनाओं के बारे में पता चलता है, तो उस पल हम सहम जाते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है? दोस्तों, आज की घटना भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी या फिर आपके परिवार या फिर आपके दोस्त के साथ भी कोई घटना घटी है, तो आप उसे हमारे जीमेल पर शेयर कर सकते हैं। हमने अपने जीमेल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज ही ऊटी पहुंचा था। ऊटी पहुंचकर मैंने होटल ना बुक करके एक कॉटेज रेंट पर लिया, क्योंकि मुझे पहाड़ की सुंदरता में अपनी किताब लिखनी थी। और इसके लिए ऊटी से अच्छी जगह क्या हो सकती है। सफर में आने की वजह से मुझे बहुत थकान हो गई थी। मैं आते ही सो गया और शाम को उठा। मैंने सोचा कि चलो बाहर घूमने चलता हूँ, कुछ आइडियाज मिलेंगे लिखने के लिए। फिर मैं बाहर घूमने के लिए कॉटेज से निकला। निकलते ही मुझे भूख लगने लगी। मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लिया जाए, लेकिन आसपास मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि किसी से पूछ लूं। तभी मैंने देखा कि सामने एक लड़की खड़ी थी। मैं उसके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई फूड प्लेस है? लड़की ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर एक बार उससे कहा, एक्सक्यूज मी। मेरे दोबारा बोलने पर लड़की मेरी तरफ पलटी। वो जैसे ही मेरी तरफ पलटी, उसके पलटने में मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान न देते हुए उससे पूछा कि यहाँ कोई फूड प्लेस है क्या? उस लड़की ने इशारे में मुझे बताया और फिर अपना मुंह घुमा करके खड़ी हो गई। मुझे उसका ये बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा, और ऊपर से उसका पहनावा देख करके ऐसा लग रहा था कि किसी राजमहल की रानी हो। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए वहाँ से निकल गया और फूड प्लेस की तरफ बढ़ने लगा। फूड प्लेस पर पहुँच करके मैंने खाने का ऑर्डर दिया और खाना खा करके मैं आसपास घूमने लगा। घूमते घूमते रात हो गई थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि चलो अब कॉटेज की तरफ चला जाए। मैं वापस उसी रास्ते से कॉटेज की तरफ आने लगा। कॉटेज की तरफ आ ही रहा था कि मुझे फिर से वो लड़की वहाँ पर खड़ी दिखाई दी। मैं हैरान हो गया कि ये लड़की अभी तक यहीं पर ही है, इतनी रात को। फिर मैंने सोचा कि शायद वो किसी का इंतज़ार कर रही होगी। ये सोच करके मैं कॉटेज की तरफ निकल गया और कॉटेज पहुँच गया। आज से मैंने लिखना शुरू कर दिया और मैं लिख करके सो गया। अगले दिन सुबह को मैं फिर निकल पड़ा। सुबह से शाम हो गई और मुझे काफ़ी सारी जानकारी मिली मेरी किताब लिखने के लिए। मैंने सोचा अब चलो चलते हैं, आज का कोटा पूरा हुआ, कल वापस आकर के देख लेंगे। मैं कॉटेज के लिए वापस आ रहा था कि तभी मैंने देखा वो लड़की आज भी वहीं खड़ी हुई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हर रोज़ ऐसा ही होने लगा। हर रात जब मैं कॉटेज के लिए वापस आता था अपना काम ख़त्म करके, तो मुझे उसी जगह पर वो लड़की खड़ी हुई दिखाई देती थी। 7 से 8 दिन हो गए लगातार वो लड़की मुझे उसी जगह दिखाई देती। मैं हैरान हो गया, लेकिन आज जब मैंने उसे देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। वैसे भी पता नहीं क्यों, जब मैं उसे देखता तो उसे देख करके मैं खुद को उसके पास जाने से बड़ी मुश्किल से रोक पाता। पता नहीं ऐसा क्या था, लेकिन आज मैं खुद को नहीं रोक पाया। मैं उसके पास ही चला गया और बोला, सुनो, तुम इतनी रात को रोज़ यहाँ क्या करती हो? कुछ परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। वो लड़की मेरी तरफ घूमी और बोली, कुछ नहीं। मैंने उससे दोबारा कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस लड़की ने अजीब तरह से मुझे देखा और बोली, क्या मदद कर सकते हो तुम मेरी? हाँ, क्या मदद कर सकते हो? जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तो तुम मुझे छोड़ करके चले गए। अब क्या मदद करोगे तुम मेरी? इस बार उसकी आवाज़ में और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। मैं थोड़ा डर गया। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं नहीं आया? मतलब मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। ये सुनकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए।
और वो बोली, छोड़ करके तो तुम मुझे बहुत पहले ही चले गए थे और अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। ये सब सुनकर मैं बिल्कुल हैरान हो गया। अब मुझे लगा कि शायद ये कोई पागल है। मैं बिना कुछ कहे वहां से कॉटेज की तरफ वापस आ गया। रात भर मैं उसी लड़की के बारे में सोचता रहा कि आखिर कौन है वो लड़की और क्या बकवास कर रही थी। मैं बड़ा परेशान हो गया। आज मैंने कुछ लिखा भी नहीं था। अगले दिन मैं फिर अपने काम के लिए निकल पड़ा। इस बार मैं बहुत देर तक घूमने के बाद एक जंगल में पहुंचा। मैं जंगल में काफी अंदर तक जा चुका था। मैंने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सा शानदार घर बना था। मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि यहाँ काफी समय से कोई नहीं आया है। मैं उस घर के अंदर गया। मैंने अंदर देखा कि जगह जगह पर मकड़ियों के जाले थे और चारों तरफ धूल और जाला ही जाला दिखाई दे रहा था। लेकिन मैंने जब अंदर से उस घर को देखा तो मन में आया कि अभी भले ही यहाँ कोई नहीं रहता है, लेकिन जब यहाँ चहल पहल होती होगी, यहाँ लोग रहते होंगे, तो ये घर कितना आलीशान दिखाई देता होगा। ये सोचते सोचते मैं बाहर आने लगा कि तभी मुझे अचानक से ठोकर लगी और मैं एक दरवाजे से टकरा गया। मेरे टकराने से दरवाजा खुल गया और मैं उस कमरे के अंदर जा गिरा। मैं उठा तो मैंने देखा कि ये किसी का बेडरूम है। उस बेडरूम में रखी हुई चीजों को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये काफी पुराने समय की चीजें हैं। मुझे उस रूम में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि तभी अचानक मेरी नजर दीवार पर लगी पेंटिंग पर पड़ी। पेंटिंग बहुत बड़ी थी और शायद किसी चित्रकार से बनवाई थी। पेंटिंग पर कहीं कहीं धूल लगी हुई थी। मैंने जेब से रुमाल निकाला और उस पेंटिंग को साफ करने लगा। जैसे ही मैंने पेंटिंग को साफ किया, मुझे एक अजीब सा झटका लगा और मैं तुरंत पीछे हट गया। मैंने देखा कि वो पेंटिंग मेरी थी। ये देख करके मैं हैरान हो गया। मैं फौरन वहां से बाहर निकल आया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। मैं वापस कॉटेज आ गया। मेरी आंखों ने आज जो देखा, मेरा दिमाग उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उस पेंटिंग में मेरी तस्वीर, और वो भी उस लड़की के साथ जिसे मैं पागल समझ करके छोड़ आया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं फिर उसी जगह पर गया जहां वो लड़की खड़ी रहती थी, लेकिन आज मुझे वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया। फिर मैं हिम्मत करके उसी घर की तरफ गया जहां मैं कल गया था, क्योंकि मैं इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था। घर के पास कुछ ऐसा मिल जाए जिससे ये सब सुलझ जाए। इसी खोज में मैं जंगल के काफी अंदर चला गया। अंदर जाकर के मैंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा गांव है जहाँ मुश्किल से 7 या 8 घर होंगे। वहाँ पहुंचकर मैंने एक आदमी से उस घर के बारे में पूछा तो उस आदमी ने कहा कि ये घर राजा महेंद्र सिंह और उनकी पत्नी माधवी का था। वो दोनों यहाँ रहा करते थे, लेकिन हमारे दादाजी बता सकते हैं इस घर के बारे में, उनको सब पता है। वो आदमी मुझे अपने घर ले गया, मुझे अपने दादाजी से मिलाया। उनके दादाजी ने जैसे ही मुझे देखा वो हैरान हो गए और बोलने लगे, राजा महेंद्र सिंह आप यहाँ? मैं बोला, मेरा नाम विक्रम है, महेंद्र नहीं। वो बोले कि ये कैसे हो सकता है? वही सूरत, वही कद, वही काटी, सब कुछ। तब मैंने बोला, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है बाबा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ इस बात से। मैंने उनको सारी बात बताई और बोला, बाबा आप तो इतने बुजुर्ग हो, लेकिन मेरी उम्र तो बस अभी 32 साल ही है, तो आप ही सोचिए मैं वो कैसे हो सकता हूँ। तब वो आदमी बोला कि हो सकता है रानी माधवी की आखिरी इच्छा जो अधूरी रह गई है, उसी की वजह से शायद आपने दोबारा जन्म लिया है। तब मैंने कहा, कैसी आखिरी इच्छा? तब वो बाबा बोले कि ये बात तब की है जब मैं 30 से 34 साल का था। ये गांव जो तुम देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे लोग रहा करते थे। उन दिनों हमारे गांव में एक आदमी एक औरत आए। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनके राज्य के बीच दुश्मनी है, इसलिए उन्होंने भाग करके शादी की है। गांव वालों ने उन्हें गांव में रहने की जगह दी और उनकी सहायता की, उनके लिए घर बनाए और वो आराम से यहाँ रहने लगे। वो दोनों राजा और राजकुमारी थे। एक दिन रानी माधवी सीढ़ियों से फिसल पड़ी। हमने बैत को बुलाया और राजा महेंद्र को तुरंत खबर पहुंचा दी, लेकिन वो नहीं आए और रानी माधवी उनको पुकारते पुकारते उनकी याद में मर गई। तब मैंने पूछा, जब राजा महेंद्र उनसे इतना प्यार करते थे तो वो उनके बुलाने पर आए क्यों नहीं?
तो वो आदमी बोला कि कैसे आते। राजा महेंद्र को जैसे ही इस खबर के बारे में पता चला, वो तुरंत ही यहाँ आने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उनके साथ एक हादसा हो गया और उस हादसे में उनकी मौत हो गई। ये सुनकर के मुझे बहुत बुरा लगा। तभी माधवी की रूह इतने सालों से यहाँ भटक रही है और इन सालों पहले रिश्तों के कारण ही मुझे उनके पास जाकर के एक अजीब सा एहसास होता था। तो वो आदमी बोला कि उनको मुक्ति भी तभी मिलेगी जब उनकी आखिरी इच्छा पूरी होगी। उन्होंने कहा था, जब राजा महेंद्र मुझे अग्नि दे दें तब उनसे कहना कि मेरी अस्थियां पहाड़ों के बीच में ही बिखेर दें। लेकिन जब हमें पता चला कि राजा महेंद्र तो पहले ही मर चुके हैं, तो हमने उनकी अस्थियां संभाल के रखी हुई हैं उसी घर में जहां वो दोनों रहते थे। हो सकता है इसी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए आपका दोबारा जन्म हुआ है। मैं उन गांव वालों के साथ उस जगह गया और रानी माधवी का अस्थि भरा कलश लेकर के उसी जगह पहुंच गया जहां माधवी मुझे दिखाई देती थी। मैंने देखा कि वो आज भी वहीं खड़ी है मेरे इंतजार में। मैं रोते हुए उसके पास गया और उससे माफी मांगी और कहा, माधवी, मैं कैसे आता तुम्हारे पास? मैं तो तुमसे पहले ही मर चुका था, लेकिन अब मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। शायद मेरा ये जन्म इसीलिए हुआ है। ये कहकर कलश से सारी अस्थियां मैंने पहाड़ों के बीच बिखेर दी और बोला, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, और पहाड़ी से नीचे कूदने लगा कि तभी माधवी ने मुझे बचा लिया और बोली, नहीं महेंद्र, तुमने अगर ऐसा किया तो मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी। तुम जिंदा रहो। मैंने देखा कि माधवी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, अब मैं मुक्त हुई महेंद्र, और ये कह करके वो वहां से गायब हो गई। मैं बहुत ही दुखी हुआ। मेरी आंखों में आंसू थे। भले ही मुझे कुछ याद नहीं था, लेकिन इस एहसास को मैं महसूस कर सकता था। मैं अगले दिन ही ऊटी से वापस आ गया। मैंने किताब लिखी महेंद्र और माधवी के प्यार और उनके रिश्ते की, कि किस तरह अपने हम सफर के इंतजार में एक रूह बरसों पहाड़ों में कैद रही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की घटना। दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा यार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं हम आपके लिए